नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचाई और पूरी तरह से अभी भी इससे छुटकारा नहीं मिल पाया। एक और वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट को बेहद संक्रामक बताया जा रहा है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की माने तो ये वेरिएंट तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव में जो कहर बरपाया वो जो वायरस है डेल्टा वायरस, अब वो म्यूटेट कर चुका है, उसके स्वरूप में बदलाव आ चुका है और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो देश के कई दूसरे राज्यों में उसके नमूने जो है वो देखे गए और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो बताया जा रहा है सरकार की ओर से, यानी परेशानी और चिंता का सबब है और इसको लेकर राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया गया है कि वो सतर्क रहें। इसको लेकर बिहार में क्या कुछ वस्तु स्थिति है, किस तरीके से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ये प्लस वेरिएंट है डेल्टा का वो कितना खतरनाक है, क्या कुछ वजह है और आगे किस तरीके से इसको लेकर तैयारियां हैं, इसको लेकर हम जानते हैं इस पूरे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। सरकार ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंताजनक बताया है, यानी मैटर ऑफ कंसर्न कहा। राहत की बात यह है कि बिहार से बाहर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स में अभी तक डेल्टा प्लस का कोई मामला सामने नहीं आया है। देखिए, बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग हर उस जानकारियों पर नजर रखता है कोरोना के संदर्भ में जहां कहीं से भी कुछ खतरे की जानकारी मिलती है, भविष्य के किसी संभावनाओं की जानकारी मिलती है। और जैसे ही जानकारी मिला कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी देश के कुछ राज्यों में आए हैं 50 के करीब, तो तुरंत हम लोगों ने सैंपल इकट्ठा करवाया है, भुवनेश्वर भिजवाया है सैंपल को और फिर इस सप्ताह भी और सैंपल हम लोग भुवनेश्वर भिजवा कर जाँच कराने वाले हैं कि बिहार में तो कहीं एक भी आदमी नहीं है। अभी तक की जानकारी के अनुसार बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई पेशेंट नहीं है। दरअसल वायरस के किसी वेरिएंट को तब चिंताजनक बताया जाता है जब वो अधिक संक्रामक हो और गंभीर तौर पर संक्रमित को बीमार करने की क्षमता रखता हो। डेल्टा प्लस वेरिएंट मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वो चिंताजनक है। ये वेरिएंट न सिर्फ ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है बल्कि ज्यादा घातक भी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये चिंता का कारण है और ये काफ़ी खतरनाक है। मरीज के लंग्स में ये सीधे प्रभाव डालता है और बुरे तरीके से मरीज को संक्रमित और प्रभावित कर देता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात देने में ये वेरिएंट जो है वो सक्षम है। लिहाजा कई सारी परेशानियां जो हैं इसको लेकर है और इसको लेकर राज्य सरकार सजग है, स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर नज़र बनाए हुए है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इसी साल मार्च महीने में ही यूरोप में आया और 13 जून को पब्लिक डोमेन में लाया गया। भारत में यह स्वरूप डेल्टा वेरिएंट बी 1.617.2 से परिवर्तित होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। देखिए, डेल्टा वेरिएंट अपने आप में बहुत ज़्यादा संक्रमण करने वाला वेरिएंट था और डेल्टा के बाद इसमें जो एडिशनल म्यूटेशंस हुए हैं, जो बीटा वेरिएंट थे उसके म्यूटेशंस इसमें पाए गए, जिसे 417 म्यूटेशन कहा जाता है। और ये बीटा म्यूटेशन जो है साउथ अफ्रीकन म्यूटेशन होता है और इस कारण से जो बीटा म्यूटेशन में अपना इनहेरेंट कैपेसिटी था कि वो वैक्सीन को एस्केप करने की कैपेसिटी थी उसकी, और साथ ही साथ एंटीबॉडी कॉकटेल को भी रजिस्ट करने की कैपेसिटी थी उसकी। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट 3 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक, इसके संक्रमण की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं डेल्टा के जैसा कि एक से दूसरे को संक्रमण करने को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो लंग्स के सेल्स में ज़्यादा इफेक्टिवली ये इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है। और तीसरी चीज़ है, जो एंटी कॉकटेल एंटीबॉडी आई थी जिसमें कि अर्ली इन्फेक्शन होने में जो बहुत कारगर सिद्ध हो रही थी, उस पर इसकी प्रतिरोधक क्षमता देखी जा रही है। तो ऐसे 3 कारणों से ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक
वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और इसकी और स्टडीज़ हो रही है, रिसर्च हो रहे हैं। डेल्टा जो वेव है या डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, इसमें अभी आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़ में भी आ रहा है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट को कवर कर रहा है अभी। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए हम लोग की भी तैयारी है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो प्लस वेरिएंट है, ये आप इसको बोल सकते हैं कि वायरस ऑफ कंसर्न है। तो ये वायरस ऑफ कंसर्न इसलिए है कि इसमें दो चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है कि एक तो ये हो सकता है कि इम्यून एस्केप मैकेनिज्म शो करे कि जो सारे हमारे जो पेशेंट्स जो वैक्सीनेट हो गए हैं उसको ये परेशान कर सकता है ये वायरस, क्योंकि उसमें इम्यून एस्केप मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं कि आपके प्रॉपर एंटीबॉडीज़ बनने के बावजूद भी आपको वो वायरस अटैक कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि इसकी विरुलेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। विरुलेंस की मतलब है कि इसकी सिवियरिटी अधिक हो सकती है और ये सुपर स्प्रेडर भी है, ये फास्ट स्प्रेड करता है। तो इसीलिए ये वायरस ऑफ कंसर्न है। हालांकि मिनिस्ट्री ने जो भी गाइडलाइंस अभी जारी की है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताया है कि कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, ये सब मध्य प्रदेश, ये सब एरियाज़ में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आए हैं और हमारे यहाँ भी इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि हम लोग भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का बहुत सारे सैंपल्स भेजने की तैयारी में है। डेल्टा प्लस वेरिएंट न सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये संभलने का मौका भी नहीं देता है। वैक्सीनेशन इस वेरिएंट पर कितना प्रभावी होगा ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, कोरोना वायरस को लेकर नोडल पदाधिकारी हैं पटना एम्स में, और जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है उसको लेकर क्या कुछ वस्तु स्थिति है जानते हैं। सर, ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये किस तरीके से कितना घातक है और क्या कुछ स्थिति है? डेल्टा प्लस वायरस जो है ये नया म्यूटेंट वेरिएंट है कोविड-19 का। पहले डेल्टा आया था, अब डेल्टा प्लस आ गया है। तो ये वायरस जो है सीधे लंग टिश्यूज़ में अटैच होता है और इसका जो प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, जो स्पाइक्स हैं, उसमें चेंज आ गया है। तो इस हिसाब से बहुत ड्रग्स या ये भी अंदेशा है कि वैक्सीन काम नहीं करेगा। तो ये खतरनाक है संक्रमण में भी, क्योंकि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के पास से भी गुजरेंगे और मास्क नहीं लगाए रहेंगे तो हो सकता है कि संक्रमण आपको भी हो जाए। तो इस हिसाब से संक्रमण की दृष्टि से बहुत तेज़ी से फैलता है और घातक भी है। लेकिन अभी तक पूरे देश में 60 के आसपास पहचान हुई है डेल्टा प्लस मरीजों की। लेकिन अगर 60 की पहचान हुई है तो लाजमी है कि इससे कहीं बहुत ज़्यादा मरीज होंगे देश में। तो अब जिस तरीके से डेल्टा जो वायरस था, वेरिएंट था, उससे सेकेंड फेज जो है वो प्रभावित हुआ, तो क्या ये माना जाए कि थर्ड वेव की जो बात है उसके जवाबदेह जो है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट होगा? हाँ, अंदेशा तो है, शक यही है कि डेल्टा प्लस अगर वायरस अगर फैल जाता है तो थर्ड फेज़ लाने में इसका रोल रहेगा। और इसीलिए इससे बचाव करनी है हम लोगों को, और ये सुरक्षा जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है और वैक्सीनेशन लेना है, ताकि हम चांस न दे डेल्टा प्लस वायरस को कि हमारे देश में फैले। और जहाँ तक इसकी जांच पड़ताल की बात है तो उसको लेकर क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, सैंपल को किस तरीके से? हाँ, इसकी चूँकि जीन सीक्वेंसिंग करनी है इसकी, और जीन सीक्वेंसिंग करने से ही पता चलेगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है कि नहीं। और सारे लैब में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सैंपल्स इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पर सबसे नज़दीक में भुवनेश्वर में वायरोलॉजी लैब है, गवर्नमेंट की वायरोलॉजी लैब भुवनेश्वर में, वहाँ पर भेजते हैं जिससे कि सीक्वेंसिंग करके पता लगाया जा सके कि डेल्टा प्लस वायरस है कि नहीं। और हैदराबाद में भी जो वायरोलॉजी लैब है उसमें भी सैंपल भेजे गए हैं, वहाँ से भी पता चलेगा कि डेल्टा प्लस वायरस इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में आया है या नहीं। एक जो और बात है, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उस पर ये उसका प्रभाव इस वेरिएंट पे नहीं होगा, तो इसमें कहाँ तक साइंटिफिकली अभी तक बातें आई हैं? नहीं, आपका पूछना है कि जो वैक्सीन ले चुके हैं वो डेल्टा प्लस वायरस से संक्रमित नहीं होंगे? नहीं होंगे या वैक्सीन उस पर काम नहीं करेगा, यानी वो संक्रमित हो सकता है? ये बातें हो रही हैं, लेकिन अभी इसका पूरा डाटा उपलब्ध नहीं है। अभी इस पर ट्रायल चल रहा है और इसकी पड़ताल हो रही है, रिसर्च हो रहा है कि क्या ये वायरस जो है वैक्सीन इस पर असर करेगा कि नहीं। लेकिन शुरुआती जो अभी दोनों कंपनी के जो शुरुआती जांच के रिपोर्ट्स आए हैं
उसमें लगता है कि ये वैक्सीन भी डेल्टा प्लस वायरस के अगेंस्ट में प्रभावी होगा। तो डॉक्टर संजीव कुमार जो कि बता रहे हैं किस तरीके से खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट और इसको लेकर सजग रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हर वो एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है जो प्रोटोकॉल के तहत सलाह दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही आएगी और इसको लेकर बिहार में युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में एम्स पटना में राज्य के सभी जिलों से चिकित्सकों और नर्सों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे किसी भी आपात स्थिति से निपटने में स्वास्थ्य विभाग सक्षम हो सके। थर्ड वेव की तैयारियों के मद्देनज़र पटना एम्स में बिहार के अलग अलग ज़िलों से, तमाम ज़िलों से जो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये अपने क्षेत्र में जाकर फिर वहाँ पे स्थानीय जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे क्रिटिकल केयर के तहत कैसे काम करना है और कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक जो सेकेंड वेव में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो कुछ स्थितियाँ बनी है, उसको लेकर किस तरीके से टैकल करेंगे सिचुएशन को, जो जटिलताएं आएंगी उससे कैसे निपटेंगे, इसको लेकर तमाम सारे जो डॉक्टर्स और सिस्टर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी गई है और आगे भी दी जानी है। ये सिलसिला जो है वो चलेगा। हमारे साथ सिस्टर्स और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनसे जानते हैं किस तरीके से जो ट्रेनिंग्स हुई है तो क्या कुछ खास बातें रहीं, कैसे आगे उसका फ़ायदा मिलेगा। बात हुई कि हम लोग बहुत जो चीज़ नहीं जानते थे यहाँ आकर सीखे हैं। यहाँ के जो स्टाफ हैं, यहाँ के जो फैकल्टी है, हमने बहुत ही अच्छी तरह समझाया किस मरीज़ को क्या करना है, कैसे मैनेज करना है कोविड को, क्रिटिकल केयर को, और फिर बेटर तरीके से हम अपने ज़िला में जाएंगे, करेंगे और वहाँ के और स्टाफ जो हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं, उनको बताएंगे, उनको सिखाएंगे और अपने भी कुछ कुछ सीखते रहेंगे। तो जो दूसरे वेब में जो समस्याएं आई थी, जब टैकल करने को सिचुएशन काफ़ी विषम हो गए थे, तो उसमें जो कुछ समस्याएं, उसका निदान यहाँ पे मिला कि किस तरीके से उसको बहुत अच्छी तरह करीब 80% निदान मिल गया है। निदान मिल गया है। कैसा अनुभव है? कैसा अनुभव रहा यहाँ? अच्छा रहा। हाँ, कैसे टैकल करेंगे थर्ड वेव को लेके, तैयारियों को लेके? जैसे सर ने बताया उसके हिसाब से करेंगे। तो क्या जानने को मिला? बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिला है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से इसका लाभ मिला है, कैसे लाभ मिला है और थर्ड वेव में कैसे फ़ायदा होगा। हम लोग यहाँ आ करके बहुत सारे चीज़ें सीखने के लिए मिला हम लोगों को। हम लोग यहाँ पर वेंटिलेटर के बारे में सीखे हैं जो कि हम लोग को नहीं आता था, तो अभी हमारे ज़िले में गवर्नमेंट ने हमारे लिए दी है। उसको जा कर के उस वेंटिलेटर से हम लोग जितने भी हमारे मरीज़ हैं जिसको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, अभी हम जो सीखे हैं उस पर जाकर के लागू करेंगे और वेंटिलेटर के द्वारा हम उनको मतलब सेव करेंगे और जो नहीं जानते हैं उनको भी हम लोग जा कर के वहाँ बताएंगे। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। जो चीज़ हम लोग नहीं जानते थे या पहले से हम लोग जो चीज़ भूल चुके थे, वो सारे चीज़ हम लोग इसमें आके अच्छी तरह से सीख लिए हैं। आगे हम लोग अच्छे से पेशेंट केयर में बहुत अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण की यदि स्थिति आती है और थर्ड वेव का जो संभावना बताई जा रही है, तो उस परिस्थिति में तमाम सारे जो ट्रेनिंग लिए हैं, नए सिरे से चीज़ों को जाना है और जो अद्यतन बातें हैं, जो नई बातें आई हैं, उससे लोग अपडेट हुए हैं, न सिर्फ तकनीक के मामले में बल्कि जो वैज्ञानिक तरीके से कैसे उसको टैकल करना है, मेडिसिन से लेकर इक्विपमेंट से लेकर। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि कैसे लाभ मिलेगा इसका। इससे तो लाभ हम लोग को यही मिला कि जो नहीं जानते थे वो चीज़ तो सीखने मिला ही, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग टाइम हम लोग जो सीखे थे वो कुछ ऐसा मॉनिटर था जो भूल चुके थे, और अभी है कि तो ये हो गया है। ये जो तैयारी है ये मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को ये कैटर करेगा। ये थर्ड वेव से थर्ड वेव से जो संभावनाएं हैं जिसमें पेशेंट ज़्यादा इन्फेक्ट होंगे, उसके लिए हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो स्टेट से, हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स जो प्रशिक्षण लेने आए हैं एम्स पटना में, वो इनको एक वेंटिलेटर से बेसिक जुड़ी जानकारी, क्रिटिकल केयर ICU के अंदर कैसे पेशेंट को मैनेज करना है, ऐसे पेशेंट कोविड-19 पेशेंट्स को, और इनकी ट्रेनिंग वैसे ही की दी गई है। वो सिमुलेशन बना के सारी ट्रेनिंग उनकी वैसी दी गई है कि 4 दिनों तक आप ICU के अंदर जाएं कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को फॉलो करते हुए, और साथ में आप जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनसे लाइवली आप उस पेशेंट से इंटरेक्ट करें और देखें कि कैसे हमारे वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं।
बिहार से पहले 15 सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट की चिंता को लेकर भुवनेश्वर भेजे गए, लेकिन उन सैंपल में ये वेरिएंट नहीं पाया गया। फिर से अलग अलग क्षेत्रों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए बिहार से 15 नमूने जो वायरोलॉजी लैब है भुवनेश्वर में वहां भेजे गए। हालांकि उसके रिपोर्ट भी आ गए, लेकिन बिहार से किसी भी मरीज़ में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया। अब एक बार फिर से जो है सैंपल वो भेजा जा रहा है और जो एम्स है यहाँ से 12 सैंपल और पीएमसीएच से 13 सैंपल जो है वो भेजे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो सैंपल हुए वो सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से संक्रमित जो मरीज होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जो मरीज भर्ती हैं उनके सैंपल लिए गए हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि अलग अलग हिस्सों में कहीं इस डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसकी उपस्थिति तो नहीं है। तो लिहाजा इसको लेकर जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू है और दूसरे जो खेप है जांच के लिए सैंपल का वो भेजा जा रहा है। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के तीसरे संभावित वेव की तैयारी में जुटा है और इसके लिए चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। राजधानी पटना के IGIMS में मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब का ट्रायल शुरू हो गया है। इससे पटना में ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगा और वायरस में किसी तरह का बदलाव हो तो उसका पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स लैब जो है वो तैयार किया जा रहा है और ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी जो है वो चल रही है। और तमाम जो कोरोना से संबंधित जो वेरिएंट्स है, वायरस है, उसका जो म्यूटेंट है, ये जेनेटिक लैब है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब। और किसी भी बीमारी के लिए कौन से वायरस जो हैं वो जवाबदेह जिम्मेदार हैं, कैसे वो स्वरूप जो हैं वो बदलते हैं, इन तमाम बातों को लेकर ये जो एक मशीन यहाँ पे लगाई गई है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर काम यहाँ पे चल रहा है अभी ट्रायल फेज़ में। और इसके ज़रिए कोई भी वायरस किस तरीके का है, क्या उसमें ख़ास बात है, किस तरीके से वे दूसरे वायरस से अगर स्वरूप बदलता है तो अलग है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। तो अभी तक जो स्थिति है उसमें दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्यों में यहाँ से सैंपल भेजे जाते थे और जो सैंपल भेजे जा रहे हैं अभी तक, उसमें जो डिस्टेंस को लेकर जो दूरियाँ लगती हैं उसमें वायरस का जो एक्चुअल स्वरूप होता है उसमें कुछ डिटोरिएशन हो सकते हैं, कुछ वो कमज़ोर हो सकता है। तो लिहाजा एक्चुअल जो स्थिति है उसको नापने में, जांचने में मुश्किल आ सकती है। वस्तुतः क्या स्थिति है? IGIMS में स्टेट ऑफ आर्ट वायरोलॉजी सेंटर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोगों ने अपना एक मशीन बिठा लिया है, यहाँ पे फिक्स हो गया है और वो ट्रायल में ऑलरेडी काम कर रहा है। उस ट्रायल के बाद हमें ये जानकारी हो पाएगी एक्चुअल फंक्शन की, किस जीन की वजह से कौन सा बीमारी हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग पिछली बार देखे थे कि मुजफ्फरपुर में AES का प्रकोप हुआ था, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चल पाया क्यों हो रहा है, ये किस जीन की वजह से हो रहा है। तो इस माध्यम से ये जो हमारा मशीन है, अगर अगले बार कोई मरीज़ आएगा तो उसकी जो हम लोग जांच इस मशीन से कर पाएंगे तो हो सकता है कि पता चल पाए कि ये किस वायरस से हो रहा है। इस नव स्थापित लैब में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट की जांच की जा सकेगी और राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना वायरस के स्वरूप में कोई बदलाव हो रहा है तो उसका जल्द ही पता चल जाएगा। ये लेबोरेटरी एक्चुअली मॉलिक्यूलर जीनोमिक्स का लेबोरेटरी है। इसमें एडवांस लेवल के सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है ना। वो जो मशीन आप देख रहे हैं उसको हम लोग माइसेक बोलते हैं, इल्यूमिना का ये वन ऑफ द एडवांस प्लेटफॉर्म है जो कि लार्ज जीनोम्स को सीक्वेंस कर सकता है, लार्ज और मीडियम साइज़ है ना। तो वायरस है जो कोविड-19, उसको भी हम लोग अभी सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब कुछ ट्रायल रन चल रहा है। हम लोग कुछ बाहर से कुछ कलीग्स को भी बुलाए हैं जिनके हेल्प से इसको स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। तो ये मशीन एक्चुअली जीनोमिक्स लैब ये बिहार का शायद पहला है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो मे बी कमिंग फ्यू वीक्स या मंथ टाइम में हम लोग डेफिनेटली जो कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जो नोन वेरिएंट्स हैं, उनका प्रेजेंस बिहार में कितना है, क्या है, हम लोग बता पाएंगे।
बिहार में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बिहार सरकार ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। डेल्टा वेरिएंट की चर्चा हुई है, लेकिन बिहार में इसके किसी प्रकार के लक्षण पाए नहीं गए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने बिहार वासियों से भी आग्रह करूंगा कि आपकी सजगता ही इसका सबसे अचूक दवा है। आप जितना सजग रहेंगे, जितने मास्क और जो एक भौतिक दूरी है 2 गज की, उसका पालन करें। पटना में जीनोमिक्स लैब शुरू हो जाने से कई फायदे होंगे। वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग से कोई भी वेरिएंट कितना गंभीर होगा और इसका बीमारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जाना जा सकेगा और राज्य के अलग अलग हिस्सों के ज्यादा सैंपल्स की जांच भी संभव हो पाएगी। अभी यहाँ ट्रायल चल रहा है। बिहार सरकार ने 17 मई को केंद्र सरकार को इसे मान्यता देने के लिए पत्र लिखा और केंद्र सरकार यहाँ चल रहे ट्रायल की जांच पड़ताल के बाद इस पर मोहर लगा देगी और इसके बाद लैब काम करना शुरू कर देगा। रजनीश, जी मीडिया, पटना।